यूपी में है और यूपी में 6 से 7 महीने के बाद में विधानसभा चुनाव है और आपके एक लाइव की अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुजनों से एक अपील की गई थी कि जो है वो अपनी नेशनल पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी को सपोर्ट करें। तो क्या आपका इशारा सीधे सीधे बीएसपी की तरफ है? ये उसमें बात कही कि कहीं ना कहीं आगे जा कर के राजरतन साहब भी 101% राजनीतिक दल बनाएंगे। अच्छा। इसको आप क्लियर करें। हमने कहा हमें अगर मौका मिलेगा हम ये सवाल जरूर रखें। जरूर, बहुत अच्छा सवाल किया आप लोगों ने। तो 2019 का चुनाव अगर हम देखते हैं, सपा और बसपा दो दिग्गज पार्टियां जिन्होंने यूपी में बहुत सालों तक जो है सत्ता को संभाले रखा, उन्होंने मिलकर के चुनाव लड़ा लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। इस बार हमारी जो राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो किसी से गठबंधन में नहीं है, तो क्या लगता है आपको सफलता मिलेगी? बीएसपी के द्वारा जो ब्राह्मण सम्मेलन चलाए गए उनको बाद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम से दे दिया गया और सतीश मिश्रा जी उसको लगातार यूपी के अलग अलग जिलों में जो है जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसको? चंद्रशेखर रावण को आप किस तरह से जो है देखते हैं? ऐसा लगता है कि जो बहुजनों के नाम पे जो पार्टियां, जो बहुजन समाज की बात करते हैं, 85% की बात कर रहे हैं कि क्या 2022 से संयुक्त रूप से एक साथ आ सकते हैं चुनाव से पहले, अगर खासकर मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो? आज हमारे साथ एक खास मेहमान संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परपौत्र माननीय राजरतन अंबेडकर साहब हैं। फिलहाल बहुजन मैत्री सम्मेलन यूपी के तमाम जिलों के दौरे कर रहे हैं दूसरे चरण में और इस समय फ़िलहाल यूपी में है। तो जब बात अगर यूपी में है तो बात यूपी की करेंगे और थोड़ा राजनीति को लेकर के, क्योंकि जो 2022 है चुनाव नज़दीक है, उसको लेकर के बात करेंगे। तो सर सबसे पहले जय भीम आपको। जय भीम, जय संविधान। सर अभी फ़िलहाल यूपी में है और यूपी में 6 से 7 महीने के बाद में विधानसभा चुनाव है और आपके एक लाइव की अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुजनों से एक अपील की गई थी कि जो है वो अपनी नेशनल पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी को सपोर्ट करें। तो क्या आपका इशारा सीधे सीधे बीएसपी की तरफ है? सबसे पहले तो मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ, मैं ना तो किसी पार्टी का प्रचार करता हूँ ना तो किसी व्यक्ति का प्रचार करता हूँ। मुझे पार्टी से भी बड़ा और किसी व्यक्ति से भी बड़ी विचारधारा लगती है और इसलिए मैं बाबा साहब की विचारधारा, बुद्ध की विचारधारा, इसका प्रचार प्रसार करने का काम कर रहा हूँ। अब इस देश में जो इलेक्शंस हो रही है 2022 में उत्तर प्रदेश की और 2024 में पार्लियामेंट में इस देश की, ये किसी पार्टियों में नहीं हो रही, ये दो विचारधाराओं में हो रही है। एक विचारधारा जो हमारे महापुरुषों की चली आ रही है, बुद्ध से लेकर बाबा साहब की, इस विचारधारा के बीच, और दूसरी विचारधारा जो इस देश में मनु के कानून को लागू करना चाहती है, मनुस्मृति को लागू करना चाहती है, उसके बीच ये इलेक्शंस हो रही है। इसलिए हमने ये देखा कि बहुजन हम समाज के लोग हम ज़्यादा है और हमारे संगठन भी ज़्यादा है, पार्टियां भी ज़्यादा है और इससे होता क्या है, हमारे वोट्स डिवाइड हो जाते हैं। एक समाज के लोग जिनकी संख्या ज़्यादा है ये 10 पार्टियों में वोट देकर आ जाते हैं। कांग्रेस में ही हमारे लोग वोट दे के आ जाते हैं, बीजेपी को भी हमारे लोग वोट देते हैं, बसपा को देते हैं, अब और एक नई पार्टी आ गई उसको देंगे, सपा को देंगे। तो मेरा ये कहना था कि अब इस देश में दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है। ऐसे हालात में हम लोगों को आपस की सारी लड़ाइयों को भूलकर, आपस में जितने झगड़े हैं ईगोस को भूलकर, हमें एक ही पार्टी के पीछे, किसी के पीछे खड़ा होना चाहिए। और मेरा आज भी ये कहना है कि इस देश में जो पार्टी कांग्रेस को, बीजेपी को सत्ता में आने से रोक सकती है, हमको उसके पीछे जाना चाहिए और इकट्ठा जाना चाहिए, आधे आधे करके बिखरे बिखरे हुए नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि बहन जी को तो हम सीएम नहीं पीएम के पद पर देखना चाहते हैं, पीएम की शपथ लेते हुए देखना चाहते हैं। यह अब एक राज्य की, एक पार्टी की या एक झंडे की या एक आदमी की लड़ाई नहीं रही है, विचारधारा की लड़ाई रही है। और इसलिए हमारे विचारधारा के लोग संसद में, पार्लियामेंट्स में, विधानसभाओं में हमारे लोग होने चाहिए। इसलिए मैं ये बात हमेशा अपने मन से कहता हूँ। सर आपने स्पष्ट आप नहीं कह पा रहे हैं कि बीएसपी को सपोर्ट करें। आपने जो अपने माध्यम से एक लाइव में जो कहा था, राष्ट्रीय पार्टी का मतलब, हम थोड़ा सा स्पष्टीकरण जो है इस पर चाहते हैं। राष्ट्रीय पार्टी का मतलब बीएसपी है? देखो, मैंने ये भी मैंने कहा है कि बीएसपी हमारी नेशनल लेवल की पार्टी है, बहुजनों की। इसका मतलब ही वही हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं और भी इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। मैंने कई जगहों पर देखा है, हमारे महाराष्ट्र में भी ये हुआ है
वंचित बहुजन आघाड़ी का जो प्रयोग था वो किस तरह से हुआ। मैं और एक बात भी मैंने इसलिए कही कि ये दो विचारधारा की लड़ाई है। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं अपनी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में कि आपको लगता है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो, वो बीजेपी को हरा सकता है। अगर ये इतनी पावर उस कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट के पास है, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो, हमको उसको साथ देना है। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें लगता है कि ये बीएसपी का कैंडिडेट है लेकिन अंदर से बीजेपी को मैनेज हो चुका है, मैं उसका साथ नहीं दूंगा। मुझे इसलिए मैंने कहा, मुझे पार्टी से बड़ा, नेते से बड़े इस देश का संविधान है। देश के संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के विचारधारा को बचाने के लिए अगर कोई निर्दलीय भी काम करता हो, मैं उसके साथ हूँ। और अगर बस बहुजन समाज के किसी भी पार्टी का कैंडिडेट अगर इसकी लड़ाई नहीं लड़ता है, मैं उसके साथ नहीं। अच्छा सर, 2019 लोकसभा का चुनाव था। हालांकि लोकसभा के चुनाव और विधानसभा चुनाव के मायने थोड़े से बदल जाते हैं, खासकर हम यूपी की बात करें तो 2019 का चुनाव अगर हम देखते हैं, सपा और बसपा दो दिग्गज पार्टियां जिन्होंने यूपी में बहुत सालों तक जो है सत्ता को संभाले रखा, उन्होंने मिलकर के चुनाव लड़ा लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। इस बार हमारी जो राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो किसी से गठबंधन में नहीं है, तो क्या लगता है आपको सफलता मिलेगी? देखिए, मैं मेरे विचार रखने से बढ़कर जो इस देश में पत्रकारों ने सर्वे किया है, एनडीटीवी का रिपोर्ट है कि 2022 की जो इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, ये सभी लोग अपने अपने पक्ष से लड़ने वाले पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होने वाला। और इसका परिणाम ये होगा, सपा अलग लड़ेगी, बसपा अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी, एमआईएम की एंट्री होगी, एएसपी की एंट्री होगी। ऐसे में बहुजनों के जो वोट है वो डिवाइड होंगे और बहुत ही कम मार्जिन पर इस उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर से अपनी सरकार बनाएगी। ये एनडीटीवी का रिपोर्ट है। और इसलिए हमारी ये कोशिश चल रही है कि जितने भी बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, ये एक होकर लड़े, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, एएसपी हो या अन्य कोई जो पार्टियां हैं जो इस देश के संविधान को मानती है, जो कभी ये इस देश के संविधान को हटाने की बात नहीं करती है, ऐसे पार्टियों को एक होकर लड़ना होगा। मेरी कई सारी मीटिंगें नेशनल लेवल के लीडर्स से चल रही है, रिलीजियस लीडर्स से चल रही है, ताकि वो लोग इन नेताओं के ऊपर दबाव बनाने का काम करें, नेताओं को एक लाने का काम करें। कई सारी मेरी मीटिंग्स चल रही है। सर, एक सवाल और आपसे, इसके बाद एक सवाल आपसे होगा। बीएसपी के द्वारा जो ब्राह्मण सम्मेलन चलाए गए, उनको बाद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम से दे दिया गया और सतीश मिश्रा जी उसको लगातार यूपी के अलग अलग जिलों में जो जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, बहुत लोगों ने सवाल उठाए, इसलिए मेरा सवाल। पहले तो मैं बसपा का मेंबर नहीं हूँ, सदस्य नहीं हूँ, तो इंटरनल वो क्या कर रहा है इसके ऊपर टिप्पणी करना ये मेरा अधिकार नहीं है जी। मुझसे ज़्यादा बहन माया कुमारी जी को, बहन मायावती जी को ये पता होगा कि उनको किस तरह से काम करना है, किस तरह के सम्मेलन लगाने हैं। लेकिन एक जहाँ पर मेरी सभा हो रही थी, वहीं पर ये ब्राह्मण सम्मेलन या प्रबुद्ध सम्मेलन जिसे कहा जाता है, वो भी हो रहा था। देखिए, आप ब्राह्मण भी इस देश का वोटर है और आपके यहाँ पर वो मेजॉरिटी में है, उसके भी वोट हमको चाहिए। एज अ पार्टी आपको उसके लिए भी पॉलिसी बनानी है, वो भी आपके योजना में शामिल है, तो उसके लिए भी आपको काम करना है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी का काम होना चाहिए, लेकिन अपने विचारधारा के साथ हमको समझौता नहीं करना। मैंने बसपा के वो पोस्टर्स देखे, क्या नाम है वो, हथौड़ा लेकर या परशुराम जी की शायद वो देखी होगी आपने। परशुराम, एक तरफ परशुराम है और एक तरफ बाबा साहब है। या तो आप बाबा साहब की विचारधारा के ऊपर काम कर सकते हो, या तो परशुराम की विचारधारा के ऊपर काम कर सकते हो। सांप और नेवला एक साथ एक बिल में नहीं रह सकते, सांप और नेवला एक बिल में नहीं रह सकते। या तो परशुराम की विचारधारा पर काम करो या तो बाबा साहब की। तो मेरा ये न्यूट्रल, मेरा ये व्यक्तिगत फीलिंग है। मेरी फीलिंग है, मुझे बहुत वो बुरा लगा। एक तरफ जय परशुराम लिखा है, दूसरी तरफ जय भीम। या तो जय भीम बोलो या तो जय परशुराम बोलो। जब जय भीम हो रहा है तो परशुराम की कभी इस देश में जय नहीं हो सकती। मतलब व्यक्तिगत तौर पे आप इस तरह के मंच पे जो होर्डिंग दिखाई, ये बात मैंने कभी किसी मंच से नहीं कही, ये बात मैंने कभी किसी ना तो मेरे फेसबुक से कही, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। और मैं ये चाहूँगा कि ब्राह्मणों के वोट्स भी हमें चाहिए, लेकिन हमें अपने विचारधारा के साथ वहाँ से नहीं भटकना है।
हमें अपनी विचारधारा से नहीं भटकना है। ब्राह्मणों के वोट चाहिए तो आप लगाओ ना हेमंत करकरे का फोटो, आप लगाओ जो गोविंद पानसारे हैं उनका फोटो लगाओ, वो भी तो ब्राह्मण है। आपको परशुराम क्यों चाहिए? गोविंद पानसारे नहीं चाहिए, हेमंत करकरे नहीं चाहिए। ये लोग महान, मेरे नज़र में परशुराम से भी बड़ा हेमंत करकरे है, गोविंद पानसारे है, चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो, मेरे लिए सबसे बड़े हैं। सर एक हमारे व्यूवर्स हैं, उनका एक सवाल था जी जी, जब हम पार्टी खड़ी कर ली। जी जी जी, एक सवाल है, उन्होंने ये उसमें बात कही कि कहीं ना कहीं आगे जा कर के राजरतन साहब भी 101% राजनीतिक दल बनाएंगे। अच्छा। इसको आप क्लियर करें। हमने कहा हमें अगर मौका मिलेगा हम ये सवाल जरूर रखें। ज़रूर ज़रूर, बहुत अच्छा सवाल किया आप लोगों ने। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी राजनीति में मैं तो ना MP बनना चाहता हूँ, ना MLA बनना चाहता हूँ, ना प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, ना राष्ट्रपति। मेरे पीछे जो अंबेडकर नाम लग जाता है, मेरे लिए वो ही सबसे बड़ा है, राष्ट्रपति पद से कई गुना बड़ा है। और आज एट प्रेजेंट में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ बुद्धिस्ट के स्टैंडिंग कमेटी सेक्रेटरी पद पे हूँ, जो 128 देशों का संगठन है। आप लोगों ने मेरे लंदन के वीडियोस देखे होंगे, अमेरिका के वीडियोस देखे होंगे, कई सारे देशों में मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, USCIRF में बयान दिया हुआ है, यूनाइटेड नेशंस में मैं लड़ता रहता हूँ। तो आज बीजेपी का नारा है 1 वोट 20 यूथ। एक MLA को जिताने के लिए इनके एक बूथ पे 20 युवा काम करते हैं। एक MLA सीट के 300 बूथ होते हैं, 300 बूथ, यानी इनके एक MLA को जिताने के लिए 6000 युवा काम करते हैं। VHP के लोग काम करते हैं, बजरंग दल के लोग काम करते हैं, दुर्गा वाहिनी के लोग काम करते हैं, कई सारे संगठन के RSS के लोग एक MLA को जितवाने के लिए काम करते हैं। और हमारे पास नेशनल लेवल की अगर मीटिंग लगती है तो 100 लोग नहीं होते। एक MLA जिताने के लिए इनके पास 6000 पेड वर्कर्स हैं, पेड वर्कर्स। इनके संगठन को कैसे तोड़ोगे आप? आप राजनीति में आने की बात करते हो, कौन सी राजनीति? आपके पास कोई राजनीति बची है? लखनऊ में 10 लाख लोग इकट्ठा करके उसको राजनीति नहीं कहते। जितने गांव है, जितने पोलिंग बूथ है, हर पोलिंग बूथ में हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसको राजनीति कहते हैं। आप देश भर के लोग बुला लेते हो एक जगह पर, वो आपका वोटर नहीं है। महाराष्ट्र से आया हुआ आदमी ये यूपी का वोटर नहीं है। इसलिए हम लोगों को पोलिंग बूथ वाइज स्ट्रक्चर खड़ा करना है। मैंने अपने जीवन का ये नियम बनाया है, 10 साल तक घूमने वाला हूं, हर पोलिंग बूथ में जाऊंगा और हर पोलिंग बूथ में 10 ऐसे व्यक्ति तैयार करूंगा जो बाबा साहब के विचारधारा पर काम करते हो, बुद्ध के विचारधारा पे काम करते हो, हमारे जितने भी महापुरुष है सभी महापुरुष के विचारधारा पे काम करते हो। हर देश के हर कॉन्स्टिट्यूंसी के, इस देश के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हर पोलिंग बूथ पे जाकर लोगों को इकट्ठा करके उनको विचारधारा से जोड़ने का काम करूंगा। और जिस दिन सारे भारत के पोलिंग बूथ में मैं जा चुका हूंगा उस दिन पॉलिटिकल एंट्री करूंगा। और मैं आप लोगों को ये वादा देता हूं, जिस दिन पॉलिटिकल एंट्री करूंगा उस दिन हम, चाहे कोई भी पार्टी हो जो लॉन्च करे, उस दिन हम इस देश के विपक्ष में होंगे। इतनी बड़ी ताकत होने के बाद ही मैं पॉलिटिक्स में एंट्री करूंगा। स्टंट्स करके हमको पॉलिटिक्स में नहीं आना है। हम विचारधारा के, देखिए मान्यवर काशीराम जी ने यहाँ पर काम किया है, कम से कम हम उन्होंने जिस तरह से काम किया उसका तो आचरण करें। साइकिल पर जा जाकर उन्होंने गली गली में जाकर लोगों को विचारधारा से बाबा साहब से जोड़ने का काम किया, उसके बाद राजनीति की। हम बिना पोलिंग बूथ स्ट्रक्चर खड़े किए डायरेक्ट राजनीति कर रहे हैं। आज बनते सुमित रतन जी के साथ धर्म की मूवमेंट हम चला रहे हैं, सोशल मूवमेंट हम चला रहे हैं। यही बाबा साहब का आदेश है, जब तक इस देश में सामाजिक और धार्मिक क्रांति नहीं होगी आपकी राजनीतिक क्रांति होने वाली नहीं है। और इसलिए मैं, बनते सुमित रतन जी, हम सामाजिक और धार्मिक क्रांति पर लगे हुए हैं। और हमारे सामाजिक धार्मिक क्रांति पर आगे चलकर जो कोई राजनीतिक क्रांति बहुजन समाज की करना चाहे उसको हम साथ देंगे। लेकिन वो सभी लोग कैडर बेस्ड होने चाहिए, विचारधारा के साथ कभी गद्दारी नहीं करने वाले लोग तैयार होंगे, तब जाकर हम राजनीति में एंट्री करेंगे, उससे पहले नहीं। सर एक अंतिम सवाल बस जी, चंद्रशेखर रावण को आप किस तरह से जो है देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, हम तो राम को भी नहीं मानते, तो जब राम को ही नहीं मानते तो रावण को भी नहीं मानते।
वैसे उनका मैं पूरा नाम अगर बोल देता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद, हालांकि वो रावण उनका टाइटल है, पीछे लगाते हैं वो। जी जी। तो उनका नाम इस तरह से ही बोला जाता है, चंद्रशेखर रावण। रावण के खिलाफ है हम। जी। अगर राम के खिलाफ है तो रावण के भी खिलाफ है। राम अगर काल्पनिक है तो रावण सत्य कहां से हो जाता है? हमारे लिए राम काल्पनिक है। राम कोई भगवान है ही नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ इस देश में। जब राम ही पैदा नहीं हुआ तो रावण कहां से होए? तो लेकिन चंद्रशेखर भाई भी मेरे कोई दुश्मन तो है नहीं। मैं तो उनको ये कहना चाहूँगा कि ये 2022 की, मैं भी वेट एंड वॉच ही कर रहा हूँ, हम लोग भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हमको चंद्रशेखर भाई अभी युवा है, वेट करना चाहिए। आप ये लड़ाई पार्टियों के बीच नहीं है, विचारधारा के बीच है। वोट्स में बिखराव हो ऐसा हमको नहीं करना है। जहाँ पर बीएसपी कैंडिडेट दे रही है, मेरी गुजारिश होगी कि एएसपी कैंडिडेट ना लड़ाए, बीएसपी के पीछे खड़े रहे। जहाँ पर बीएसपी कैंडिडेट नहीं दे रही है वहाँ पर एएसपी खड़ी हो, और वहाँ पर हम चंद्रशेखर भाई का भी सपोर्ट करेंगे। मैंने वही कहा कि जो व्यक्ति बीजेपी को हराने की ताकत रखती है, हम मैं उसके साथ हूँ, चाहे वो चंद्रशेखर हो या बहन कुमारी मायावती जी हो। मेरे लिए दोनों सेम है। मैंने कहा मेरे लिए व्यक्ति बड़ा नहीं है, मेरे लिए पार्टी बड़ी नहीं है, मेरे लिए विचारधारा बड़ी है। जो विचारधारा के साथ है मैं उसके साथ हूँ। सर मतलब ऐसा लगता है कि जो बहुजनों के नाम पे जो पार्टियां, जो बहुजन समाज की बात करते हैं, 85% की बात कर रहे हैं, कि क्या 2022 से संयुक्त रूप से एक साथ आ सकते हैं चुनाव से पहले, अगर खासकर मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो? देखो, इन दोनों में क्या क्लैशेस है, क्या ईगोस है, मुझे सही में नहीं पता, लेकिन मेरी ये कोशिश है। और अगर ये नहीं आ रहा है तो मैं समाज को इकट्ठा करने का काम कर रहा हूँ, और समाज को ये बताने का काम कर रहा हूँ कि इनके झगड़े में, इनके पॉलिटिकल क्लैशेस में हमें संविधान को नहीं गंवाना है। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, इंटरनल बात बताना चाहता हूँ। 2022 का ये प्लान है। 2022 में फिर से इस उत्तर प्रदेश का सीएम योगी को बनाया जाएगा, और 2024 में इसी सीएम को, जिस तरह से गुजरात के सीएम को बुलाकर देश का पीएम घोषित करने का काम हुआ, उसी तरह से उत्तर प्रदेश के सीएम को इस देश के पीएम कैंडिडेट के लिए 2024 में घोषित किया जाएगा, और योगी का चेहरा आगे लाकर इस देश में पीएम पद के लिए उनको चुनाकर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम होगा। इसलिए 2022 की इलेक्शन, 2024 की इलेक्शन में अगर हम आपस में लड़ते रहे, फिर इसके बाद मुझे नहीं लगता कि देश में कभी इलेक्शंस होंगी। हम आने वाले 100 साल तक इनको कभी हरा नहीं पाएंगे, इनको कभी हम इनके विरोध में हम खड़े नहीं हो पाएंगे। हमारे पास उतना रिसोर्स नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, कार्यकर्ता नहीं होगा, हमको सभा लेने के लिए भी परमिशंस नहीं मिलेंगी। ये आखिरी मौका है। बहुजन नेता अगर नहीं होते हैं तो ज़मीनी लेवल पर बहुजन समाज को एक होना है। थैंक यू सर।